गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीगल मैगजीन में जो लैटिन मैगजीन्स हैं, इसमें अगला मैगजीन है इग्नोरेंसिया लेजिस नेमिनेम एक्सुसेट। इग्नोरेंसिया लेजिस नेमिनेम एक्सक्यूसेट। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। विधि की भूल क्षम्य नहीं है। कोई व्यक्ति यह कहकर नहीं बच सकता कि मुझे पता नहीं था कि कानून ऐसा कहता है, या कानून इस चीज को अपराध बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता। ऐसा कहकर कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। हर व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वह लॉ ऑफ द लैंड जाने। हमारे देश का क्या कानून है, भले ही हम नहीं जानते उन सारे कानूनों को, लेकिन ये हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उन कानूनों को जाने जो हमारे ऊपर लागू होते हैं। और अगर हमारे द्वारा कोई काम कानून विरुद्ध, विधि विरुद्ध किया जाता है, तो फिर हम उस दायित्व से यह कहकर नहीं बच सकते कि भैया हमें कानून का पता नहीं था, हमने कौन सा कानून पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कोई विदेशी व्यक्ति या हम किसी विदेश में जाएं तो हम कह सकते हैं विदेशी विधि का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने देश की विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। और अगर कोई काम विधि विरुद्ध होता है तो कोई व्यक्ति यह कहकर नहीं बच सकता, भले ही वो इंग्लैंड का रहने वाला हो, लेकिन वो यहाँ आकर जुआ खेलना शुरू कर दे, गैम्बलिंग करे और कह दे कि नहीं हमारे इंग्लैंड में तो जुआ खेलना प्रतिबंधित नहीं है, हम तो जुआ खेल सकते हैं। पुलिस उसको उठाकर अंदर बंद कर देगी, गैम्बलिंग एक्ट में उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्योंकि उसने देश की विधि का उल्लंघन किया है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है ना। अब इसका आप मीनिंग, इसका आप यूज भी, वाक्य भी ऐसे कर सकते हैं। इग्नोरेंसिया लेजिस नेमिनेम एक्सक्यूसेट मींस एक्सक्यूसेट मींस दैट लगाइए बीच में, हो गया उपयोग। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगला मैक्सिम है इन पैरी मटीरिया। इन पैरी मटीरिया का मतलब होता है इन एन एनालॉगस केस। एनालॉगस केस कॉज और पोजीशन। कॉज और पोजीशन मतलब एनालॉजस का मतलब होता है सादृश्य। किसी सादृश्य मामले में, मिलते जुलते मामले में, सादृश्य का मतलब है मिलता जुलता, हूबहू, सिमिलर मामले में, कारण में, या पोजीशन मतलब स्थिति में कोई चीज लागू होती है। कई बार ऐसे होता है कि आज जो घटना हुई है वैसी ही घटना 1 साल पहले हुई थी, वैसी ही घटना 3 साल पहले हुई थी, तो आप कह सकते हैं कि ये पैरी मटीरिया केस है। इन पैरी मटीरिया का मतलब है, पैरी देखिए पैरेलल बनता है, पैरी पैरेलल, समानांतर, तो समान रूप के, और मटीरिया मतलब मटीरियल, इसको आप ऐसे समझिए। इन पैरेलल मटीरियल, पैरेलल मतलब मिलते जुलते मटीरियल, तो जब मिलती जुलती सामग्री होगी तो उसका परिणाम भी मिलता जुलता होगा। और इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, बाद के निर्णयों के लिए एक नजीर बनते हैं। तो नजीर कब होते हैं? मटीरिया पैरी होना चाहिए, सिमिलर मटीरियल होना चाहिए। अगर मामला अलग है, अगर वो उस तरह की परिस्थितियां नहीं है, तो वो केस उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है ना।
तो ये जो सादृश्यता होती है वह पिछली परिस्थितियों को देखकर ही निकाली जाती है कि ऐसे मामले में ऐसा केस, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने या उच्च न्यायालय ने दिया था, इसलिए इस मामले में ऐसा निर्णय आना चाहिए। तो ये निर्णय वगैरह में यह भाषा आती है इन पेरीमेटेरिया केसेस। इन पेरीमेटेरिया केसेस मीन्स ऐसे सिमिलर मामलों में ऐसा होता है। इसका यूज कर सकते हैं आप द लॉ ऑफ प्रेसिडेंस या द रूल ऑफ प्रेसिडेंस। द रूल ऑफ प्रेसिडेंस इज फॉलोड in perimeteria cases। इन पेरीमेटेरिया केसेस अर्थात ये जो पूर्व निर्णय का जो नियम है वह पेरीमेटेरिया केसेस में फॉलो किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, अपनाया जाता है। इंजुरिया साइन डैमनम, मैंने अभी डैमनम साइन इंजुरिया के साथ बताया था। अगला मैगजीम है इंजुरिया साइन डैमनम, जो कि बता चुका हूं। इसके बाद आता है इंटरेस्ट रिपब्लिकाe अट सिट फिनिस लिटियम। इंटरेस्ट रिपब्लिकाe अट सिट फिनिस लिटियम। लिटम की स्पेलिंग यहाँ पर यू लिखी हुई है, एट सिट फिनिस लिटम। अब ये देखिए, इसको पढ़ के समझ में आता है। इंटरेस्ट रिपब्लिकाe, रिपब्लिक के हित में है। रिपब्लिक मतलब राज्य, रिपब्लिक मतलब गणराज्य, रिपब्लिक मतलब देश। यह देश के हित में है। एट सिट फिनिस लिटम, लिटम मतलब मुकदमेबाजी का कोई अंत होना चाहिए। इसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक दैट there should be an end to litigation। इसके पहले मैंने आपको एक रेस जुडिकेट करके एक वर्ड आया था। रेस जुडिकेट एक मैंने सिद्धांत बताया था। सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 11 में एक सिद्धांत है जिसको पूर्व न्याय या प्रांग न्याय कहते हैं। और इसका मतलब यह है कि एक बार एक मुद्दा या एक विषय या एक इशू दो व्यक्तियों के बीच में पूरी तरह फाइनलिटी प्राप्त कर लेता है, मतलब उसका निर्णय अंतिम रूप से हो जाता है, तो वह विषय कभी भी उनके बीच में या उनके वंशजों के बीच में, उनसे उत्तराधिकार पाने वाले लोगों के बीच में कभी भी मतलब 100 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद भी पुनः नहीं उठाया जाना चाहिए। ये विधि का सिद्धांत है रेस जुडिकेट। अब ये रेस जुडिकेट सिद्धांत ऐसे 3 मैगजीम्स पर आधारित है। ये मैंने उस दिन भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। पहला मैगजीम है इंटरेस्ट रिपब्लिकाe अट सिट फिनिस लिटम। दूसरा मैगजीम है, अभी आगे आएगा, नेमो देवेत लिस वेक्सारी प्रो उनो इट एडम कॉजा। नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद कारण के लिए एक से अधिक बार तंग या परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा एक मैगजीम है रेस जुडिकेट प्रो वेरिटेट
ऑक्यूपिटुड। इसका मतलब है न्यायालय का निर्णय किसी के विरुद्ध नहीं होता। न्यायालय का निर्णय सबको सम्मान करना चाहिए, भले ही किसी के हित के विरुद्ध निर्णय जा रहा हो, लेकिन न्यायालय उसका दुश्मन नहीं है, यह मानकर चलना चाहिए। अर्थात न्यायालय का निर्णय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। न्यायालय किसी पूर्वाग्रह या दुराग्रह से निर्णय नहीं करता, ऐसा विश्वास सबको होना चाहिए। ये 3 मैगजीम है और 3 मैगजीम में 2 मैगजीम पब्लिक इंटरेस्ट पर आधारित है और 1 मैगजीम व्यक्तिगत हित पर आधारित है। नेमो डेविड लिस बेक्सारी प्रो उनो एडम काजा, इसमें व्यक्तिगत हित है कि किसी भी व्यक्ति को तंग नहीं किया जाना चाहिए, बार बार एक ही मुकदमे में उसको तंग नहीं किया जाना चाहिए। और ये और रेस जुडिकेट प्रो बोरिटेट एक्विटूर, ये दोनों पब्लिक पॉलिसी अर्थात सार्वजनिक कल्याण पर आधारित है। अदरवाइज जो स्टेट का रिसोर्स है, इट इज इंटरेस्ट रिपब्लिक राज्य के हित में है। राज्य के हित में है मतलब वहाँ की जनता के हित में है। क्यों हित में है? क्योंकि राज्य की जो मशीनरी है, जो राज्य का संसाधन है न्यायालय का, उसका मिसयूज नहीं हो। नहीं तो क्या होगा, एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है, संसाधन है, वकीलों को, लोगों को पैसा देकर लड़ाने की क्षमता रखता है, वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक रूप से बार बार परेशान करेगा मुकदमा लाकर, और इससे न केवल वह व्यक्ति परेशान होगा, राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग होगा, उस न्यायालय का समय बर्बाद होगा। जो न्यायालय न्याय करने के लिए बनाए गए हैं, जरूरतमंदों को न्याय देने के लिए बनाए गए हैं, उसका मिसयूज होगा। तो यह राज्य के हित में है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक। और रिपब्लिक या राज्य किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है, सार्वजनिक कल्याण के लिए होता है। तो ये सार्वजनिक हित में है। देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, मुकदमेबाजी का कोई अंत होना चाहिए। इंट्रावायर्स, इंट्रावायर्स एक शब्द इसके पहले आया था अल्ट्रावायर्स। लीगल शब्द में आया था अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स का अपोजिट है इंट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स होता है बियॉन्ड पावर्स, अधिकारातीत। मैं बता चुका हूं, आप इंग्लिश वर्ड्स में देखेंगे, लिखा हुआ मिलेगा आपको अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स का मतलब है बियॉन्ड पावर्स। इंट्रावायर्स का मतलब है विद इन पावर्स, विद इन पावर्स, विद इन लॉ, विद इन लिमिट्स। अगर कोई चीज कानून सम्मत तरीके से, कानून द्वारा दी गई सीमा के भीतर कोई काम किया गया है, तो उसको आप इंट्रावायर्स कह सकते हैं। कानून द्वारा दी गई सीमा को जब लांघ कर किया जाता है तो फिर वो अल्ट्रावायर्स हो जाता है। मान लीजिए राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, और राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है? आपने पढ़ा होगा, संविधान में पढ़ेंगे। 3 प्रकार की अनुसूची है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कानून बनाती है, संसद बनाती है। स्टेट लिस्ट में राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। और फिर दोनों के बनाए गए कानूनों में अगर कोई टकराव होगा तो फिर कानून, संघ द्वारा बनाए गए कानून को प्रधानता मिलेगी। ये कानून बनाने का एक विषयवार वर्गीकरण है जो कि 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अब अगर राज्य उन विषयों में कानून बनाता है जो राज्य की सूची में दिए गए हैं, तो फिर उसको आप कह सकते हैं इंट्रावायर्स। और अगर राज्य केंद्र की सूची में कानून बना देता है किसी विषय पर, मान लीजिए रक्षा, डिफेंस या डाक विभाग, मिलिट्री या विदेश मंत्रालय या मुद्रा, ये सारे विषय केंद्र की उसमें है, सूची में है, संघ सूची में है। अब इन पे कानून कौन बना सकता है? संघ बनाएगा। अगर वो राज्य कोई बना देता है तो वो अल्ट्रावायर्स हो जाएगा।
और जब तक वो अपनी लिमिट में बनाते हैं तब तक वो इंट्रा वायर्स है। जस्ट टेरिटरी राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। ये जस्ट टेरिटरी मैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुका हूँ, बताया है। और ये आता है संविदा को, जो शून्य करणीय संविदा होती है, कब तक शून्य किया जा सकता है उसकी सीमा बताता है ये जस्ट टेरिटरी। मान लीजिए ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने बी को धोखा दिया या बी ने ए को धोखा दिया, या ए ने बी के ऊपर जोर जबरदस्ती की, सहमति प्राप्त कर ली, या ए ने अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया बी के ऊपर, तो जिस व्यक्ति की सहमति कपट से, प्रपीड़न से, दुर्व्यपदेशन से या अनुचित प्रभाव से ऐसे सहमति प्राप्त की गई है, वह व्यक्ति संविदा को शून्य कर सकता है। ये आपने पढ़ा, धारा 19 में ऐसी संविदा को शून्य करनीय बताया। लेकिन शून्य करनीय कब नहीं रहेगा, कब संविदा को शून्य किए जाने पर रोक लग जाएगी, कब ऐसे वह शून्य करने के अधिकार से वंचित हो जाएगा। वो जो परिस्थितियां हैं रोक लगाने वाली परिस्थितियों में एक परिस्थिति है जस्ट टेरिटरी, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। मान लीजिए ए ने धोखा देकर बी से मोटरसाइकिल सस्ते में खरीद ली, 10,000 रुपए में उस मोटरसाइकिल को खरीद लिया बी से, झूठ बोलकर, कपट से, जो कि बी की मोटरसाइकिल आराम से 15,000 की बिक जाती। और बी को पता लगता है कि ए ने मेरे साथ कपट किया। हो सकता है ए कोई मैकेनिक हो, गाड़ियों की कंडीशन के बारे में जानता हो, बी एक सीधा साधा आदमी हो जो कि ए का विश्वास करता हो। ए ने बताया कि गाड़ी का हट्ठा बैठ चुका है, गाड़ी मिट्टी के भाव जाएगी, जल्दी निकाल दो उसको। और वो कहता है कि यार कौन खरीदेगा। ये उसको बेवकूफ़ बना के झांसे में लेके कहता है चलो ठीक है रख जाओ, 10,000 रुपए की मैं ले लेता हूँ, जबकि गाड़ी उसकी आराम से 15,000 की जानी चाहिए। अब इसको बाद में पता लगे कि ए ने मेरे साथ कपट किया है, ए ने गाड़ी के कंडीशन के बारे में मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मेरी गाड़ी में ऐसी कोई कमी नहीं है। जब तक ए के पास मोटरसाइकिल है वह उसके पैसे वापस करके अपनी मोटरसाइकिल वापस ले सकता है, क्योंकि इसकी सहमति कपट से प्रभावित हुई है। लेकिन जैसे ही ए उस मोटरसाइकिल को सी, डी, एक्स, वाई, जेड किसी को भी बेचता है और यह खरीदने वाला व्यक्ति फॉर वैल्यू इन गुड फेथ विदाउट नोटिस कीमत देकर लेता है, सद्भावना पूर्वक लेता है, इस जानकारी के बिना लेता है कि इसने बी को बेवकूफ बना के गाड़ी ली थी, इसको एक अच्छा अधिकार मिल जाएगा। ये बातें मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। तो जस्ट टेरिटरी मतलब तृतीय व्यक्ति के इस मोटरसाइकिल पर या जो भी संविदा की विषय वस्तु है, जैसे ही तृतीय व्यक्ति के अधिकारों का इंटरफेरेंस होता है, इसके अधिकार पर रोक लग जाएगी। ये है जस्ट टेरिटरी।